यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो विजन है इसका मेंस का टेस्ट सीरीज चल रहा था, तो यहाँ पे टेस्ट नंबर 7 था, ठीक है, टेस्ट नंबर 7 और इसका पार्ट 3 डिस्कस करेंगे आज यहाँ पर, ठीक है। टेस्ट 7 और पार्ट 3। पार्ट 2 जो था वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। पार्ट 2 में आपका 6 से 10 नंबर तक क्वेश्चन था, वो मैं डिस्कस कर चुका था। यहाँ पे पार्ट 3 में मैं डिस्कस करूँगा 11 से 15 नंबर क्वेश्चन तक, राइट। उसका जो पार्ट 4 लाऊंगा वहाँ पे आपका जो हो जाएगा 16 से 20 नंबर क्वेश्चन तक, राइट। उसके बाद अपना उठाएंगे जो 7 नंबर टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका जो यहाँ पर अभ्यास टेस्ट अभी विजन है इसने कुछ टाइम कराया है, कुछ टाइम पहले, अभी 1 हफ्ते 10 दिन पहले कराया है। तो वो टेस्ट मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पे अभ्यास में पूछा है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 को, देखते हैं क्या है। यहाँ से 11 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है सूबे द्वारा कौन से जोखिम उत्पन्न किए जाते हैं, जो उत्पन्न किए जाते हैं जोखिम न्यूनीकरण के उन उपायों की पहचान कीजिए तथा जिनका उपयोग सूखे से निपटने के लिए किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है। तो इसमें देखो आपका दृष्टिकोण क्या होगा। पहले आपको दृष्टिकोण बनाना होता है कि अपने माइंड में फ्रेम करना होता है कि क्या हमारा दृष्टिकोण इसका बनता है क्वेश्चन का। तो पहले आप क्या बताएंगे, सूखे से जो आपका जो जोखिम है वो क्या है, ठीक है। तो आपके सूखे की परिभाषा से दे देंगे कि सूखा क्या है, ठीक है। तो इसको बताएंगे अब। तो पहली बात मैं आपकी बता देंगे। सेकंड बात में आपको क्या बताना है, सूखे द्वारा उत्पन्न जो जोखिम है, क्या क्या जोखिम हम यहाँ पे हमको सामना करना पड़ता है, क्या जोखिम उत्पन्न होते हैं, वो आप यहाँ पर सेकंड बात में बताएंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट में आप बताना है इसमें जोखिम कम करने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, क्योंकि अगर जो कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉल्व करने का भी उपाय होगा। तो यहाँ पे आप उसका उपाय बताएंगे कि क्या इसका उपाय है और किस टाइप से हम इसको निपटने के लिए काम आगे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपना चौथे बात में निष्कर्ष लिख देंगे, ठीक है, कि क्या आपको निष्कर्ष लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं आंसर को, देखते हैं। देखो यहाँ पर जो सूखा है उसके बारे में क्या लिखेंगे आप, यहाँ से लिखेंगे जब किसी क्षेत्र या प्रदेश में समान से कम वर्षा होती है, ठीक है, तो उसे सूखा कहते हैं। सीधी सी बात इतना है, ठीक है। उसके बाद लिखना है वर्षा या हिम के रूप में अपर्याप्त वर्षण के कारण मृदा की नमी या भूजल में कमी हो सकती है। नदी नालों का जो प्रवाह है वो कम होने लगता है, फसलों की क्षति पहुंचती है, फसलों को क्षति पहुंचती है, ठीक है। और जल की जो समान कमी है उसको उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। जो जल की आपकी कमी है, समान कमी होती है, वो उत्पन्न हो जाती है, राइट। इतना लिखने के बाद आप पैराग्राफ चेंज करके नीचे लिखेंगे ये किसी भौगोलिक क्षेत्र में लोगों की जो जलापूर्ति है उसकी आवश्यकता और प्राकृतिक रूप से होने वाली जो जलापूर्ति है उसके बीच अन्योन क्रिया है। आपूर्ति में संतुलन जितना अधिक होगा सूखा उतना ही अधिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इतना आप यहाँ पे पॉइंट लिख देंगे। उसके बाद हेडिंग लिखना है। हेडिंग क्या लिखेंगे, सूखे से उत्पन्न जोखिम, जैसा कि यहाँ पे लिखा था पहले जो मैंने बताई थी। तो सूखे से उत्पन्न जोखिम हेडिंग लिखेंगे। उसके अंतर्गत भी आपको सब हेडिंग है, उस सब हेडिंग में लिखेंगे आपको जलापूर्ति और गुणवत्ता, ठीक है। इसमें लिखेंगे, इसमें क्या करना है आपको, नदी और जल धाराओं से घटते जो प्रवाह है उसके कारण जल में जो प्रदूषक है उसकी सांद्रता क्या है, बढ़ती जाती है, ठीक है, या बढ़ सकती है। और एक जल की जो जगह है वह जल की जगह पर ठहर सकती है, राइट। ये स्तर मछलियों और जो अन्य जलीय जीव हैं तथा जो जल की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त समुदाय के लिए पीने, खाने या पकाने के साथ साथ क्या स्वच्छता और सफाई के जो यहाँ पे काम है वो सब उपयोग के लिए जल की आपूर्ति सीमित हो सकती है। ये आपको पॉइंट डालना है फर्स्ट वाले में, ठीक है। सेकंड में क्या डालना है, कृषि और पशुधन। इसी में जो फर्स्ट हेडिंग थी इसी की सब हेडिंग है आपकी, ए बी करके भी डाल सकते हैं आप, या फिर नॉर्मली हेडिंग लिख सकते हैं कृषि और पशुधन। इसमें लिखेंगे सूखा वर्धन काल को सीमित कर सकता है, ठीक है। जो सूखा है ये वर्धन काल को बोलते हैं, आपका ग्रोइंग जो सीजन होता है वो, ठीक है, उसको क्या है सीमित कर सकता है और ऐसी परिस्थिति पैदा कर सकता है जो कि कुछ फसलों में कीटों के रोगों के संक्रमण को प्रोत्साहित करती हैं, ठीक है। फसल की कम पैदावार के परिणाम स्वरूप एक तरफ खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ सकती हैं तो वहीं दूसरी तरफ क्या है, खाद्यों की जो आपूर्ति है उसमें भी क्या है, कमी आ सकती है, राइट। ये आपको यहाँ पर पॉइंट दिखाना है। उसके बाद क्या लिखना है, इसमें लिखना है कि इससे क्या होगा, जिससे कि ये प्रभावित रूप से का कुपोषण में वृद्धि करेगा, कुपोषण में वृद्धि कर देगा, ठीक है, कुपोषण की संख्या बढ़ जाएगी। और सूखा या फिर सूखा पड़ जाएगा या फिर भोजन के लिए जो पाले गए पशु हैं उनके लिए यहाँ पर इसको प्रभावित करेगा। तो 3-4 पॉइंट ये भी आप दिखा देंगे, है ना, कि कुपोषण में वृद्धि हो सकती है, भोजन के लिए यहाँ पर प्रॉब्लम होगा, सूखा भी यहाँ पे आप पढ़ सकता है, और जो पशु पालते हैं उनके भी यहाँ पर प्रभावित होगा, ठीक है। तो 3-4 पॉइंट ये भी दिखा सकते हैं इसी जो आपके हेडिंग थी इसमें। थर्ड हेडिंग में क्या लिखेंगे, मतलब सब हेडिंग जो तीसरी है उसमें लिखेंगे वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य, ठीक है। जो वायु गुणवत्ता है और स्वास्थ्य वो क्या है, इसमें लिखेंगे आपको धूल भरी जो शुष्क स्थितियां हैं जैसे वनाग्नि है जो प्राय सूखे के साथ उत्पन्न होती हैं, राइट, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती हैं, क्योंकि आपकी धूल बड़ी होगी तो क्या है, आपका जो आपका दमा है, ये सब खांसी वासी सब आपके क्या है उत्पन्न हो जाएगा, जिससे क्या है शुष्क मृदा और वनस्पति वायु में निलंबित कणों के जैसे कि पराग, धुआं, आपका जो फ्लोरोकार्बन की जो मात्रा है उसमें वृद्धि कर सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, जिसमें गंभीर श्वसन संक्रमण हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया सांस लेने का बीमारी हो सकता है, राइट। ये आप लिख सकते हैं पॉइंट। उसके बाद अगला क्या लिखेंगे, ऊर्जा। अगली हेडिंग क्या है, ऊर्जा। ऊर्जा में लिखेंगे सूखा संयंत्र जो आपके विद्युत उत्पादन की जो विश्वसनीयता है उसके बारे में चिंता पैदा कर सकता है, जिसके लिए क्या है सुरक्षित संचालन हेतु उन्हें ठंडा करने के लिए जल की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर पॉइंट लिखना है, ठीक है, जो आपका ऊर्जा है वहाँ पे।
उसके बाद आपको हेडिंग डालनी है एक नीचे, सूखे से संबंधित जोखिम को कम करने के उपाय। जैसे कि मैंने आपको थर्ड पॉइंट पे या सेकंड पॉइंट पे आपको बताया था मैंने कि सूखा से संबंधित जो जोखिम कम करने के उपाय क्या क्या हैं, क्या क्या उपाय कम कर सकते हैं। तो उसी में सब हेडिंग पहले लिखना है जन जागरूकता में शिक्षा। ठीक है, जन जागरूकता और शिक्षा। क्यों? क्योंकि आपको जन जागरूकता करो, लोगों को आपको जागरूक करो। ये पॉइंट आप बना के भी लिख सकते हो अपने आप मन से कि जो आपको लोगों को जागरूक करोगे, शिक्षित करोगे कि आपको क्या है, सूखे से संबंधित आपके कुछ बातें बताओगे, है ना, कि आप ये सब नहीं करना है जिससे आपका सूखा पड़ जाए। ठीक है, बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें आप लिखेंगे यदि समुदाय को ये पता हो कि क्या करना है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, आधी समस्या का समाधान वहीं आपको हो जाता है। राइट, क्योंकि देखो आप जब आप खुद समझदार हो जाते हो कि क्या मुझे यूज करना है क्या मुझे कम करना है, तो वो चीज़ आपको ऑलरेडी उस चीज़ से बचा लेती है। ठीक है, वही आपको पॉइंट यहाँ पर डालना है। अगला पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट इसमें सूखे की निगरानी, ये भी आप पॉइंट लिख सकते हैं। तो इसमें क्या लिखना है, इसमें वर्षा की स्थिति, जलाशय जो झील है, नदी है, इनकी जल की उपलब्धता आदि का निरंतर अवलोकन करना और तथा समाज के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उसमें जल की मौजूद जो स्थिति है उसकी आवश्यकता को तुलना में जो शामिल करना। ठीक है, ये भी पॉइंट आप यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है अगला पॉइंट, जल संग्रहण। ठीक है, जल संग्रहण। ठीक है, इसमें क्या लिखना है, इसमें आप लिखेंगे, इसमें आपको लिखना है सभी क्षेत्रों में वह जल एक समान बिंदु पर एकत्रित करना तथा उसे वहीं पर भूमि में अवशोषित होने देना जहां वर्षा हुई है, को जल संग्रहण कहते हैं। ये संधारणीय कृषि उत्पादन की जो के लिए जल की उपलब्धता बढ़ाने में सहायक होता है। ये पॉइंट आप लिखेंगे। चौथा पॉइंट क्या लिखना है आपको, चौथा पॉइंट लिखना है यहाँ से सिंचाई सुविधाओं का विस्तार। सिंचाई सुविधाओं के विस्तार में क्या लिखेंगे, ये सूखे के प्रति सुभेदता को कम करता है और भूमि की क्षमता के आधार पर क्या भूमि को उपयोग जो भूमि में और जल में यहाँ पे इष्टतम उपयोग करता है उसमें मदद करता है। ठीक है, उसके लिए दुरुपयोग करने का कारण यहाँ पर उत्पन्न हो सकता है। ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या है, वैकल्पिक प्रणालियों का इस्तेमाल करना। अगले हेडिंग डालेंगे वैकल्पिक प्रणाली। कोई आपकी जो ऑप्शनल की कोई प्रणाली होती है, ऑप्शन की कोई प्रणाली होती है, वो वैकल्पिक लिख है ना, तो उसको आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। क्या है इसमें, क्या है, तूफान जल प्रबंधन के लिए हरित जो आपकी संरचना है उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। राइट, या इमारतों की जो ऊर्जा दक्षता है वो भी बढ़ा सकते हैं। पॉइंट वाइज लिख देंगे, मतलब ये जो हेडिंग है इसको पॉइंट वाइज भी कर सकते हैं या पीसी में लिख देंगे। ठीक है, सौर ऊर्जा जैसी सौर ऊर्जा जैसे जो आपकी ऊर्जा है या फिर क्षय ऊर्जा है, ठीक है, अक्षय ऊर्जा है, जो यहाँ पर क्या है जल पर निर्भर नहीं है, उनका उपयोग करना यहाँ पे शामिल होता है। ठीक है, उनको ऊर्जाओं को यूज करना है जिससे जल पे नहीं शामिल होंगी, उनको यूज करना रहेगा। ठीक है, उसके बाद या पूरा होने के बाद आपको क्या निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, विश्व स्तर पर आबादी बढ़ने के साथ साथ जल की उपलब्धता में कमी आएगी। अभी आने वाले टाइम में ऐसा होगा। ठीक है, इसलिए सूखा प्रबंधन और सूखा उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों को कम करने के लिए निवारकों को उपाय अभी से ही हमको अपनाने चाहिए। ठीक है, या अभी से आपकी जो उपाय हैं वो संधारणता से इसमें अपनाने चाहिए। तो इस टाइप से आप अपना निष्कर्ष सीधा से लिख देंगे। अब 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं, समुद्री उष्मा तरंगें क्या हैं, उसके उत्पन्न होने के कारणों पर भारतीय उपमहाद्वीप पर इनके प्रभाव की विवेचना करना है। तो इसमें क्या करना है, पहला आपको लिखना है जो समुद्री उष्मा तरंगें हैं उसके बारे में बताना है। सेकंड बात आपको क्या बताना है, उसके उत्पन्न होने वाले कारक क्या हैं, क्या कारण है। ठीक है, तो आप ये बताएंगे सेकंड बात में। थर्ड बात में आपको क्या बताना है, भारतीय उपमहाद्वीप में उनके प्रभाव हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो उस पर आप विवेचना कर सकते हैं, क्या बताएंगे। ठीक है, मतलब क्या है वो बताएंगे। फोर्थ पॉइंट पे अपना निष्कर्ष लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आंसर। तो आंसर में देखो क्या लिखना है आपको, समुद्री उष्मा तरंगें क्या हैं। ठीक है, तो इसके बारे में लिखेंगे, समुद्री उष्मा तरंगें महासागरों पर अत्यधिक उच्च तापमान की अवधि है। ये तब उत्पन्न होती है जब समुद्री जल का तापमान न्यूनतम 5 दिनों तक लगातार मौसम के अनुसार परिवर्तनीय सीमा से भी अधिक हो जाता है। ठीक है, उसके दौरान समुद्र की जो सतह है उसका औसत तापमान 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक हो जाता है। राइट, इसके बाद एक पॉइंट आप लिख सकते हो नीचे और इंपॉर्टेंट है, पिछले एक दशक में, ठीक है, पिछले एक दशक में जो आपकी समुद्री उष्मा तरंगे की घटनाएं हैं 50% की वहाँ पर क्या वृद्धि हुई है। इन घटनाओं के कारण निम्नलिखित है, इस टाइप से आप लिखेंगे। तो क्या क्या है अब लिखेंगे, पहली हेडिंग यहाँ पर डालेंगे। इसमें पहली हेडिंग रहेगी अल नीनो। ठीक है, जो आपको जानते हैं अल नीनो क्या होता है, हिंद महासागर में तेजी से गर्म होने के साथ साथ अल नीनो की जो आपकी परिघटना है। राइट, ये समुद्री जो उष्मा तरंगे हैं इनकी जो उनके कारणों में से यहाँ पर इनके कारणों में से एक है, ये इस टाइप से आप लिख देंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे महासागरी धाराएं। महासागरी धाराएं ये क्या है, महासागरी धाराएं समुद्री उष्मा तरंगे का सबसे समान रूप कारक में से एक है, एक महासागरी धाराएं। ठीक है, ये धाराएं आपके ये धाराएं जो हैं ये वायु तथा सागरों में ये अपना काम जो हीट वेव का काम है ये काम करती है तथा वायु सागर को ताप का प्रवाह करके इनका वायुमंडल में अपना समुद्र की सतह पर गर्म होने का प्रयास करती हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप से पॉइंट आप लिख लेंगे इसको महासागरी धाराओं का। ठीक है, तो अगर आप और भी पॉइंट इसका कुछ लिख सकते हैं तो आप अपने मन से भी महासागरी धाराओं का कुछ पॉइंट डाल सकते हैं। इसके बाद हेडिंग लिखेंगे, नीचे हेडिंग डालना है आपको कि जो समुद्र सतह है, समुद्र की सतह का तापमान, यहाँ पर समुद्र की सतह का तापमान ये आपको हेडिंग डालना है। ठीक है, उसमें आप लिखेंगे, इसके नीचे आप लिखना है आपको, उसमें लिखना है जो आपकी कसनी पवनें हैं, कौन सी कथसीण, ऐसा वर्ड है यहाँ पर, कथसीण
जो आपका पवने हैं, ठीक है, ये हेडिंग आप लिखेंगे इसके नीचे। इसमें लिखेंगे आपको जब क्षीण पवने, ठीक है, प्रवाहित होती हैं या बहती हैं, ठीक है, तो जो गर्म जल है वो नीचे ठंडा हो जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ क्या है, जो आपका समुद्र की सतह है उस पर बहने लगता है, राइट। उसके साथ साथ बहने के साथ साथ वो क्या है, गर्म होता है। जबकि आप सुना होगा जो समुद्र का जल बहने के साथ साथ तो ठंडा होता है, ये क्या है, ये इससे बहने के साथ साथ ये गर्म होता है, जिसके कारण आपका जो समुद्री उष्मा तरंगें हैं ये उत्पन्न होती हैं, ठीक है। ये आप पॉइंट यहाँ पर डाल सकते हैं। अभी अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट आपको हेडिंग में लिखना है, भारतीय उपमहाद्वीप पर जो उष्मी तरंगे हैं, ठीक है, समुद्री उष्मी तरंगे हैं, उन पर क्या प्रभाव है, क्या प्रभाव पड़ा है, ठीक है, ये प्रभाव आप लिखेंगे, क्या प्रभाव पड़ा है। तो अभी पॉइंट डाल सकते हैं कि जो हेडिंग डाल सकते हैं इसमें, भारतीय मानसून पर प्रभाव, ठीक है, भारतीय मानसून पर प्रभाव डाल सकते हैं। भारतीय मानसून हमारा क्या है, इसके बाद आप लिख सकते हैं कि भारतीय मानसून के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जो पर्यावास है उसका जो नष्ट कर रहे हैं, पर्यावरण का नष्ट या विनाश, वो भी आप लिख सकते हैं। तो वो भी आप यहाँ पर अपना पॉइंट बता सकते हैं कि हाल के दिनों में कुछ टाइम पहले भी क्या है, जो अमेजन के जो कुछ वन थे उसमें भी आप यहाँ पर आग वाग लगा, ठीक है, और भी जो वनों की कटाई थी, तो इस टाइप से आप पर्यावरण का नष्ट करने का भी लिख सकते हैं। और भारतीय मानसून पर जो प्रभाव है वो भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि भारतीय मानसून है अक्सर क्या है लेट होता है आने में, तो क्या है यहाँ पर आप इतना पॉइंट दिखा सकते हैं दोनों को अपने आप से लिख के। ये दोनों को पॉइंट मैं नहीं बता रहा हूँ। उसके बाद जो आपकी कथाकथित जो आपदाएं हैं, ठीक है, जो कथाकथित आपदाएं हैं, कथाकथित मतलब जैसे कि आपदाएं जो आती हैं तो बता के तो नहीं आती हैं, तो आपदाएं जैसे आती हैं तो उससे क्या है, हमारा जो यहाँ पर उष्मी तरंगे हैं वो सब भी प्रभावित होता है, और जो यहाँ पर जो रहते हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो कथाकथित जो आपदाएं हैं वो भी इसके बारे में बताएंगे, राइट। ये जो उष्णकटिबंधीय तूफान हैं, चक्रवात हैं, उसके बारे में बता देंगे यहाँ पर, राइट। और कि किस मतलब क्यों यहाँ पर जो यहाँ रहते हैं उससे नष्ट हो रहे हैं। ये ज़्यादातर अभी 4 से 5 वर्षों में ये जो चक्रवाती तूफान है उसकी जो आने की घटनाएं ज़्यादातर बढ़ गई हैं, ये भी पॉइंट यहाँ डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद ये लिखने के बाद ही आपको यहाँ पर 4 से 5 हेडिंग जो मैंने बताई, लिखने के बाद आपको निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष में आप लिखेंगे, निष्कर्ष में लिखेंगे आप समुद्री जीवन मानव समाज पर उष्मी तरंगे, ठीक है, उष्मी तरंगे के गंभीर जो आपकी दीर्घकालिक जो परिघटना है, ठीक है, दीर्घकालिक परिघटना है, उसकी समुद्री सतह के तापमान को क्या है ध्यान में रखते हुए ये जो महत्वाकांक्षी जो योजनाएं हैं कुछ, ठीक है, उनके समाधान करने के लिए, उनको मतलब चलाने के लिए उनको चलाने के लिए या उनको करने के लिए ये समाधान या उपाय किए जा रहे हैं, ठीक है। इस टाइप से आप यहाँ पर इतना लिख देंगे, ठीक है, या अपने मन से भी कुछ निष्कर्ष इसका डाल देंगे, राइट। तो क्योंकि देखो ये क्वेश्चन जो है आपका समुद्री उष्मा तरंगे, ये आपका हीट वेव से ही क्वेश्चन है, तो आप अपने मन से भी क्वेश्चन या लिख सकते हैं। जो मैंने हेडिंग बताया, हेडिंग आप लिख लिए, बाकी कुछ अपने आप से पॉइंट यहाँ पे डाल सकते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, बढ़ते प्लास्टिक प्रदूषण का तथा पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्लास्टिक प्रदूषण के खतरे से निपटने के लिए विश्व स्तर पर किए गए हालिया उपाय क्या। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आप ये भी क्वेश्चन अपने आप से काफी पॉइंट लिख सकते हैं। प्लास्टिक प्रदूषण पर दिया है ज्यादातर, आप देखो जो विजनेस की मैगजीन आती है उसमें पोल्यूशन को लेकर अभी एनवायरमेंट का टॉपिक देखेंगे तो आपको 2-3 मंथ का मैगजीन देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा वो, ठीक है। तो वहाँ से भी आप करंट का पॉइंट कुछ डाल सकते हैं। बाकी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कैसे लिखना है। तो देखो आपका जो दृष्टिकोण रहता है, दृष्टिकोण में आपको क्या बनाना है, दृष्टिकोण में लिखेंगे जो आपके प्लास्टिक प्रदूषण है उसके बारे में आप बताएंगे पहले तो क्या है ये, ठीक है। सेकंड बात क्या है, इसके प्लास्टिक प्रदूषण बढ़ने के जो आपके प्रभाव हैं क्या है वो बताएंगे। इसके खतरे से निपटने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं पॉइंट वो बता देंगे, और अपना निष्कर्ष। तो स्टार्ट करते हैं आंसर। देखो आंसर में लिखेंगे आप, प्लास्टिक प्रदूषण पृथ्वी ग्रह पर जो होने वाले मानव जनित विनाश का सबसे बड़ा यहाँ पर प्रमाण माना जाता है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र जो पर्यावरण कार्यक्रम है जिसको यूएनईपी बोलते हैं, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी की हालिया रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक वर्ष लगभग 400 मिलियन, ठीक है, कितना 400 मिलियन टन जो आपका प्लास्टिक है अपशिष्ट उसका उत्पादन होता है, राइट, जिसमें केवल 9% तक ही क्या पुनर्चक्रण हम कर सकते हैं, और शेष का क्या अधिकांश भाग आप भूमि भराव मतलब जैसे भूमि है, नदी है, समुद्र है, वो सब में क्या है वो चला जाता है, ठीक है, प्राकृतिक वातावरण में संचित हो जाता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त ये प्रत्येक वर्ष अनुमानित रूप से 11 मिलियन टन प्लास्टिक विश्व के महासागरों में प्रवेश कर जाता है, ठीक है। ये आपको पॉइंट दिखाना है। उसके बाद हेडिंग डालना है आपको, बढ़ते प्लास्टिक जो प्रदूषण है उसमें निम्नलिखित तरीकों से क्या है पर्यावरण को हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं, क्या क्या पड़ते हैं, तो ये आपको हेडिंग लिखना है, ठीक है। हेडिंग डालेंगे जो आपके प्लास्टिक प्रदूषण है उसमें निम्नलिखित तरीकों से क्या है हमारा पर्यावरण हानिकारक होता है। तो पहला पॉइंट आप हेडिंग के थ्रू लिखेंगे, लिखना है मृदा और जल प्रदूषण, ठीक है, मृदा और जल प्रदूषण इसको लेके लिखेंगे पॉइंट, आप यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हैं अपने मन से भी मृदा और जल प्रदूषण को लेके, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपको क्या है,
सेकंड पॉइंट आपको क्या लिखना है यहाँ से, सेकंड पॉइंट में लिखना है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है उसका क्या क्या योगदान है, ठीक है, योगदान है। और यहाँ से अपना पॉइंट बताएंगे कि जो आपका ग्रीन हाउस गैस 2040 तक क्या है, मतलब जो बजट के अनुसार यहाँ पर स्तर कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी पॉइंट अपना दिखा सकते हैं। तीसरा पॉइंट हेडिंग क्या रहेगा यहाँ पर, जो पारितंत्र हैं उसको जो आपका विघटन हो रहा है, पारितंत्र का विघटन हो रहा है, वो भी आप यहाँ पर पॉइंट दिखा सकते हैं, पारितंत्र का विघटन अभी क्यों हो रहा है, तो वो भी पॉइंट यहाँ पर नोट कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्या है, जो मनुष्यों के यहाँ पर जो मनुष्य पर प्रभाव, मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चौथा पॉइंट यहाँ पर मनुष्य पर प्रभाव लिख देंगे। मैंने आपको सब हेडिंग बता दी, उसके अंदर आपको सिर्फ लिखना है, ठीक है। मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे फेफड़े, यकृत, ठीक है, प्लीहा, गुर्दा, ये जैसे आगे क्या है, नष्ट हो जाएंगे, ठीक है, नष्ट हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा आपको इनका अभी भी कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है, जैसे कैंसर जैसे चीज़ें क्या उत्पन्न हो सकती हैं, ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है, पांचवा पॉइंट समुद्री प्रदूषण, समुद्री प्रदूषण को आपको पॉइंट लिखना है यहाँ पर, ठीक है, वो लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे आक्रामक जो यहाँ पर साधन है, आक्रामक जो साधन है वो क्या है, आक्रामक साधन हमारे क्या है जिससे हमारा पोल्यूशन फैल रहा है, प्रदूषण हो रहा है, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पे कुछ साधन लिख देंगे। और यहाँ पर देखो जो बेसल अभिसमय है, बेसल माना कि जो अभिसमय है वो भी यहाँ पे इसको दिखा सकते हैं। क्या दिखाएंगे इसमें, बेसल अभिसमय दिखा देंगे इसमें। ये एकमात्र वैश्विक कानूनी रूप से बाध्यकारी उपाय है जो प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने का प्रयास करता है, ठीक है, और प्लास्टिक अपशिष्ट की सीमा पर जो आवाजाही नियंत्रण है उसको रोकता है, ठीक है। प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए हाल ही में जो उपाय किए गए वो इस प्रकार है, आप लिख देना कुछ प्रकार लिख देना। जैसे कि आपका क्या है, नैरोबी में आपका संयुक्त राष्ट्र का कार्यक्रम हुआ था, वो यहाँ पे दिखा देंगे कि 2024 तक कानूनी जो बाध्यकारी है इसको शामिल करना, मतलब शामिल किया जाना था इसमें। सेकंड पॉइंट आप दिखा देंगे इसमें कि जो आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फोरम है, विश्व आर्थिक मंच है, उसके द्वारा ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप का आयोजन किया गया था, ये भी आप बता देंगे, ठीक है, जो आयोजन किए गए थे वो सब बता देंगे। तीसरा पॉइंट क्या बता देंगे, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है WEF, ठीक है, तो इसमें क्या था, अपलिंग जो आपका इनोवेशन था उसमें क्राउड सीमिंग जो प्लेटफॉर्म है, जो प्लास्टिक जो नवोन्मेषी विकल्प हैं उसको ग्लोबल प्लास्टिक इनोवेशन नेटवर्क में चैलेंज करना, मतलब उसको क्या चैलेंज करके दिखाना, ठीक है, तो ये भी आप पॉइंट दिखा सकते हैं। अगला पॉइंट लिख सकते हैं इसमें, दक्षिण एशिया के जो प्लास्टिक मुक्त नदियां हैं, ठीक है, समुद्र हैं, वो सब यहाँ बता सकते हैं क्या क्या है, कि जैसे सभी 8 देशों में प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए $50 मिलियन की महत्वाकांक्षी परियोजना है। ये परियोजना विश्व के जो विश्व बैंक है या पार्ले फॉर द ओशंस जो आपके मिशन है, ठीक है, वो सब यहाँ पर इसमें कार्यक्रम कर रहे हैं, ये आप दिखा देंगे इसमें। तो जितने भी पॉइंट यहाँ पर है इसके लिए पोल्यूशन के लिए, वो सब आप यहाँ पर दिखा देंगे क्या क्या काम किए गए अभी, ठीक है, तो आपसे यहाँ पे आंसर आपका पूरा हो जाएगा। उसके बाद अपना निष्कर्ष क्या लिखेंगे, मेन दिक्कत होता है कि निष्कर्ष में क्या लिखेंगे। निष्कर्ष में आपको लिखना है प्लास्टिक प्रदूषण के प्रबंधन के लिए बहुहितधारकों की भागीदारी और प्लास्टिक पर जो उत्पादन है इसके उपयोग की विनिमय की निपटान जो आदि सहित विभिन्न स्तर हैं उसमें निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। ये नॉर्मल से लिख भी सकते थे, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, आपका 30 नंबर क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, राइट। अगला देखते हैं 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी अपशिष्ट क्या है, ठीक है, इसके विभिन्न हानिकारक प्रभाव की विवेचना कीजिए तथा इसे प्रबंधित करने हेतु सुझाव दीजिए। दृष्टिकोण में क्या लिखेंगे, पहला रेडियोधर्मी जो आपके अपशिष्ट पदार्थ हैं उस पर पहली बात बताएंगे क्या है, आपका प्रस्तावना बताएंगे। सेकंड बात इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना। सेकंड बात में बताएंगे मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर इसके हानिकारक प्रभाव क्या है, क्या हानिकारक प्रभाव इस पर पड़ सकते हैं, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में आपको बताना है रेडियो अपशिष्ट प्रबंधन के तरीकों पर चर्चा करना है, क्या क्या तरीके हैं उस पर चर्चा करना है। फोर्थ पॉइंट क्या है, तदनुसार क्या है, इस पर आप निष्कर्ष लिख देंगे, क्या आपका निष्कर्ष होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आंसर को। देखो इसमें लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे आपका रेडियो अपशिष्ट का, इसमें लिखेंगे रेडियो अपशिष्ट एक ऐसी सभी सामग्री में शामिल किया जाता है जो या तो क्या है मौलिक रूप से रेडियोधर्मी है या रेडियोधर्मी के रूप से संदूषित हो गई, ठीक है, और जिन्हें आगे किसी भी उपयोग के लिए अनुपयुक्त मान लिया गया है। एक रेडियोधर्मी पदार्थ ऐसा पदार्थ है जिसमें प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एक जो रेडियम है, ठीक है, जिसके रेडियम 226, राइट, वो मानव निर्मित रेडियो न्यूक्लाइड जैसे कि CGM 137 ये होते हैं, है ना, जिसकी सांद्रता इतनी अधिक होती है कि विकिरण का संरक्षण नियंत्रण होना आवश्यक हो जाता है। ये आप यहाँ पर पॉइंट दिखा देंगे। यहाँ से इसके बाद लिखना है आपको, हेडिंग डालनी है, ये थोड़ा साइंस रिलेटेड करके क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको साइंस के भी कुछ पॉइंट यहाँ पर डालने पड़ेंगे। तो उसमें हेडिंग डालेंगे आप रेडियोधर्मी अपशिष्ट हानिकारक पदार्थ, ठीक है, सॉरी प्रभाव, रेडियोधर्मी अपशिष्ट हानिकारक प्रभाव। इसमें लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट ऐसे करके आप पॉइंट लिखेंगे। यहाँ फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे परमाणु अपशिष्ट उत्सर्जन विकिरण जीवों के लिए क्या है, बेहद हानिकारक होते हैं क्योंकि ये बहुत उच्च दर पर परिवर्तनों को प्रेरित करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट में लिखेंगे बहुत कम समय में अत्यधिक उच्च स्तर पर क्या है, विकिरण के संपर्क में आने पर कुछ घंटों में ही मतलब उल्टी जैसे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, मतलब जीभ में चलाना, उल्टी आना, तो ये सब क्या लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, ये लक्षण इसके देखने को मिलते हैं। अगला क्या है, अगला यहाँ पर रहेगा
ये डीएनए को भी क्या है क्षति पहुंचाते हैं तथा विशेष रूप से छोटे बच्चे या भ्रूण उनको कैंसर का खतरा बनने का कारण बन जाते हैं। ठीक है, अगला क्या है, यदि परमाणु अपशिष्ट का जो रिसाव भूमि में होता है तो ये क्या अंततः जलाशय जो पेयजल है उसमें मिल जाता है, उसमें मिलेगा तो क्या हम लोग को हानिकारक करेगा और यहाँ पर क्या है अनेक बीमारियां उत्पन्न होगी। ठीक है, या फिर क्या होगा उन पर रेडियोधर्मी जो समग्र पदार्थ है वो क्या जल में मिलेंगे, तो जल में मिलने से बहुत ज़्यादा बीमारी जो बीमारी जैसे कि आपका कैंसर है, ठीक है, आपका अल्सर है, तो ये सब बीमारियां आपके यहाँ से देखने को मिल जाएंगी। तो ये सब क्या है इसके जो हानिकारक प्रभाव से वो थे। ठीक है, अगला हेडिंग क्या लिखेंगे, अगली हेडिंग आपको लिखना है रेडियोधर्मी अपशिष्ट का प्रबंधन। ठीक है, रेडियोधर्मी जो आपके अपशिष्ट हैं उनका क्या प्रबंधन है, ठीक है, वो दिखेंगे। तो इसमें लिखना है आपको अपने भौतिक और रासायनिक स्वरूप रेडियोधर्मिता और मौजूद जो आपके रेडियोधर्मी तत्व हैं उसकी आर्द्रायु तथा जो उसकी मात्रा है उसके संदर्भ में रेडियोधर्मी अपशिष्ट बेहद विविधता रखता है। इसलिए प्रत्येक श्रेणी के जो अपशिष्ट हैं उसके लिए विशिष्ट प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है या अपनाया जाना चाहिए, जिसके लिए निम्नलिखित हमारे कार्य शामिल हैं। क्या क्या कार्य शामिल हैं, हेडिंग डालेंगे आप, हेडिंग आप करेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे करके हेडिंग डालेंगे। ठीक है, पहले हेडिंग छटाई, छटाई मतलब हटाना कम करना। ठीक है, छटाई इसमें लिखना है आपको, छटाई मतलब सॉर्टिंग बोलते हैं इसको इंग्लिश में। इसमें लिखेंगे इसमें अपशिष्ट और उसके जो विभिन्न गुण हैं विशेष रूप से मौजूद जो आपके रेडियो न्यूक्लाइड हैं उसकी अर्धआयु के अनुसार पृथक किए जाते हैं या अलग किए जाते हैं। इसमें ऐसे अपशिष्ट को भी पृथक किया जाता है, अलग किया जाता है, जिसके आयतन में कमी लाने हेतु उसका संकुचन या भस्मीकरण किया जा सकता है, उसे पिघलाया भी जा सकता है। ठीक है, ये छटाई में आ गया। सेकंड में लिखना है हेडिंग में उपचार, उपचार में क्या लिखेंगे आप, ट्रीटमेंट। रेडियोधर्मी अपशिष्ट की मात्रा या विषाक्तता को कम करने के लिए विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट जो विभिन्न उपचार हैं वो पद्धतियों से गुजारा जाता है, जैसे कि भस्मीकरण, निस्तान, ठीक है, या आपका विकलन है, विगलन या संकुचन। ठीक है, तो इस समय क्या है आपका इससे उपचार करेंगे। थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे हेडिंग, पैकेजिंग। ठीक है, पैकेजिंग ये भी हिंदी इंग्लिश सेम वर्ड है, पैकेजिंग। अधिकतर रेडियोधर्मी अपशिष्ट को सुरक्षित भंडारण और निपटान के लिए इंजीनियरों द्वारा विशेष रूप से निर्मित कंटेनर के भरने की आवश्यकता होती है। यह उनके जो हैंडलिंग है और यहाँ पे परिवहन है उनको भी आसान बनाता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, भंडारण, स्टोरेज। इसमें लिखेंगे अपशिष्ट पैकेज को उनकी श्रेणियों के अनुसार समायोजित करने के लिए भंडारण सुविधा को क्या है यहाँ पर अभिकल्पित किया जाता है। उदाहरण के लिए आप उदाहरण के लिए दिखा सकते हैं इसमें कि जैसे कि अत्यधिक अल्पावधि में विशिष्ट मतलब अत्यधिक मतलब कम अवधि में अपशिष्ट को यहाँ पर कैसे कम करना। ठीक है, तो ये दिखा सकते हैं पॉइंट। अगला पॉइंट दिखा सकते हैं इसमें निपटान, हम इसको कैसे निपटान कर सकते हैं, सब पूरा फाइनल हो गया, उसके हम इसको कैसे निपट सकते हैं इससे। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे, इसमें लिखना है आपको निपटान अपशिष्ट प्रबंधन प्रक्रिया अंतिम चरण होता है। ठीक है, इसका तात्पर्य कि अपशिष्ट अपने अंतिम गंतव्य तक पहुंच गया है या उसकी पुनः प्राप्ति का कोई गंतव्य नहीं है। ठीक है, मतलब क्या है फाइनल हो गया, अब यहाँ पे कोई उत्पन्न होने का कोई उसमें अब उत्पन्न होने का कोई भी कारण इसमें मौजूद नहीं है। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसी में दिखा देंगे आप, इसी के अंदर अन्य अपशिष्ट जैसे यूरेनियम आपके मिल अवशेष हैं, ठीक है, जो इसका निस्तारण आपके खनन स्थल पर किया जाता है। ऐसे ही क्या इसी प्रकार के जो प्रयुक्त ईंधन है इसको प्रयुक्त ईंधनों को पुलों को संगठित यहाँ पर करने के लिए इसे उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर इतना दिखा देंगे। उसके बाद अपना निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, रेडियोधर्मी अपशिष्ट को अत्यधिक सावधानी से प्रबंधित करने की आवश्यकता होती है और उद्योग विनियामक प्राधिकरणों को सार्वजनिक प्राधिकरणों में स्थानीय समुदाय सहित सभी हितधारकों के लिए उपयुक्त अपशिष्ट जो निपटान है वो समाधान की खोज करना अनिवार्य है या आवश्यक है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर कर लेंगे और आपका आंसर पूरा हो जाएगा। अगला देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर, भूमि निम्नीकरण। ठीक है, भूमि निम्नीकरण और मरुस्थलीकरण के प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए उससे निपटने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभ किए गए पहलों को सूचीबद्ध करना है। आपका जो दृष्टिकोण होगा, दृष्टिकोण क्या बताना है, दृष्टिकोण में आपका रहना है संक्षेप में आप बताएंगे इसको, थोड़ा सा संक्षेप। देखो आपको जो प्रस्तावना रहती है आपको प्रस्तावना संक्षेप में लिखनी होती है, प्रस्तावना और आपका निष्कर्ष, दोनों चीज़ें लगभग 2 से 3 लाइन से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपको ये हमेशा याद रखना है। तो क्या लिखेंगे, आपको स्टार्ट करेंगे आंसर में लिखेंगे दृष्टिकोण में क्या बनाएंगे आप, संक्षेप में आप बताएंगे क्या होता है आपका भूमि निम्नीकरण, ये बताएंगे। ठीक है, फर्स्ट बात। सेकंड बात आपको बताना है इसके सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या है, ये आप सेकंड बात में बताएंगे। थर्ड बात में आपको बताना है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आपके ये भूमि निम्नीकरण है इससे निपटने के लिए क्या हम सूचीबद्ध कर सकते हैं, क्या पहल कर सकते हैं, क्या पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं, क्या गवर्नमेंट के द्वारा कुछ पॉइंट उठाए गए, कदम उठाए गए, वो लिख सकते हैं। उसके बाद अपना निष्कर्ष लिखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आंसर को। तो देखो आंसर आप लिखेंगे भूमि निम्नीकरण, इसको लिखेंगे भूमि निम्नीकरण को मानव जनित जलवायु परिवर्तन सहित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मानव प्रेरित जो प्रक्रिया है उसके कारण परिघटित होने की जो स्थिति है वो यहाँ पर ह्रासमान होती है। ठीक है, पर इसे जैविक उत्पादकता या पारिस्थितिकी जो अखंडता है उसमें मनुष्यों की जो प्रति मूल्य से कम की दीर्घकालिक कमी की हानि के रूप में व्यक्त किया जाता है। वहीं दूसरी ओर क्या है, मरुस्थलीकरण को शुष्क भूमि क्षेत्र, ठीक है, शुष्क भूमि क्षेत्र में होने वाले जो भूमि निम्नीकरण है
उसके लिए संदर्भित यहाँ पर किया जाता है। ये आप यहाँ पर इतना लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे नीचे। हेडिंग आपको नीचे डालना है इसमें, भूमि निम्नीकरण और मरुस्थलीकरण के प्रभाव, भूमि निम्नीकरण और मरुस्थलीकरण के प्रभाव, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ था। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसमें, फर्स्ट पॉइंट इसी के अंदर लिखेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस टाइप से आपको पॉइंट यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्या लिखना है, मृदा निम्नीकरण के साथ कृषिगत उत्पादन कम हो जाता है। ठीक है, जिससे परिणाम स्वरूप कृषि आय प्रभावित होती है, जो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तरों में संबद्ध जो वंचनाएं हैं, ठीक है, संबंधित वंचनाएं होती हैं, उसमें अग्रणी कारक होता है। सेकंड बात लिखना है, यह भूमि की जो जल भंडारण क्षमता है उसको कम कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो जलभाव है उसकी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, इसका अगला लिखेंगे थर्ड पॉइंट, आजीविका को नष्ट होने के उत्पादक भूमि जो संबद्ध है उसमें अन्य लाभ को आर्थिक अवसरों की तलाश करने के लिए अन्य क्षेत्रों में यहाँ पे क्या अन्य क्षेत्रों में जो प्रवचन है उसके लिए बाध होते हैं, प्रवचन करने के लिए बाध होते हैं, मतलब क्या अन्य क्षेत्रों में जाने के लिए वे बाध होते हैं। ठीक है, जिससे सीमित संसाधनों के अन्य कारणों के क्षेत्र में जलवायु प्रवासियों हैं उनका अंतः प्रवेश सामाजिक तनाव से उत्पन्न करता है। ये आप लिखेंगे। थोड़ा सा टफ पॉइंट लग रहा है तो सिर्फ एक लाइन जो मैंने बताया तो ऊपर वाली वही लाइन यूज कर लीजिएगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या लिखेंगे, नकारात्मक स्वास्थ्य परिणाम का और रोग। ठीक है, जो नकारात्मक स्वास्थ्य परिणाम है और रोग है क्या होंगे, इसमें लिखना है, इन क्षेत्रों में प्रसार एक समान स्थिति है क्योंकि यह पशुजन्य रोग, जल एवं खाद्य जनित रोगों या श्वसन रोगों के लिए आधार सृजित करता है। इसके अतिरिक्त खाद्य एवं जलापूर्ति की कमी से क्या है, कुपोषण जैसे खतरे की जो वृद्धि है वो यहाँ पर पैदा हो जाती है। ठीक है, अगला देख देंगे, या फिर कुपोषण जैसे खतरे में वृद्धि हो सकती है, ये लिखेंगे। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, पांचवा पॉइंट या चौथा पॉइंट जो भी रहेगा, यह प्राकृतिक सुंदरता और पारिस्थितिकी तंत्र की जो संबंधित सेवाएं हैं उसको क्षति के कारण क्षेत्र की पर्यटन क्षमता को यहाँ प्रभावित करता है। राइट, ये आप इतने पॉइंट दिखा देंगे। किस में दिखा देंगे इतने पॉइंट, ये पॉइंट आपके थे भूमि निम्नीकरण और मरुस्थलीकरण के प्रभाव। उसके बाद हेडिंग डालेंगे, राष्ट्रीय स्तर की पहले, राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या पहले की गई यहाँ पे लिखा है ना, तो राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या पहले, फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट, ये भी आपको पॉइंट में दिखाना है। तो 3 पॉइंट यहाँ लिख देंगे, बहुत 3 पॉइंट। ठीक है, 3 पॉइंट आप लिखेंगे, भारत मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCCD का एक पक्षकार है। भारत ने वर्ष 2030 तक भूमि निम्नीकरण तटस्थता को लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त की है। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे। सेकंड पॉइंट आपको दिखाना है यहाँ से, पर्यावरण वन मंत्रालय, पर्यावरण और जो आपका वन क्षेत्र मंत्रालय जो है उसके क्षेत्र के अंतर्गत विकास के लिए 3 प्रमुख योजनाएं हैं, अर्थात क्या, राष्ट्रीय जो आपकी वनीकरण कार्यक्रम योजना है, राष्ट्रीय हरित जो आपकी भारत मिशन योजना है और वनाग्नि निवारण जो योजना है, ये भी क्या यहाँ पर काम कर रही हैं। तीनों योजनाओं के बारे में बताएंगे कि ये 3 योजना यहाँ पर काम कर रही हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्या लिखेंगे, पर्यावरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय वन नीति 1988, ठीक है 1988 तत्पश्चात 1990 में संयुक्त जो आपके वन प्रबंधन संबंधी दिशा निर्देश हैं उसके लिए सहभागी और वन प्रबंधन जो यहाँ पर पहल है उसको सुदृढ़ता प्रदान की है। ठीक है, तो 3 पॉइंट आप यहाँ लिखेंगे, बहुत है 3 पॉइंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे राष्ट्रीय का पॉइंट लिख दिया, अब अंतर्राष्ट्रीय का पॉइंट लिखेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर पहले लिख दी, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहले क्या है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी 3 आप पॉइंट दिखा देंगे क्या क्या पहले हैं। ठीक है, इसमें आपको लिखना है जो आपका बॉन चैलेंज है, बॉन कन्वेंशन था, इसे वर्ष 2011 में जर्मनी सरकार द्वारा IUCN द्वारा प्रारंभ किया गया था, जिसके तहत वर्ष 2020 तक 150 मिलियन हेक्टेयर और वर्ष 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर के निम्नीकृत जो आपके भूदृश्य हैं उनको पुनर्स्थापन करने का लक्ष्य यहाँ पर दिया गया था। फर्स्ट पॉइंट दिखाएंगे। सेकंड पॉइंट आपको बताना है निर्वनीकरण। ठीक है, निर्वनीकरण और जो आपका निम्नीकरण है, निर्वनीकरण मैं लिख देता हूँ। ठीक है, निर्वनीकरण और आपका जो निम्नीकरण है इसमें होने वाले जो सर्जन है उसको कम करना। ठीक है, कम करना, ब्रैकेट में इसको क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे तो आपको नाम याद आ जाएगा, REDD। ठीक है, ये बोलते हैं REDD प्लस, ये आपको होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य निर्वनीकरण और जो आपके निम्नीकरण है उससे होने वाले उत्सर्जनों को न्यूनीकरण करना, मतलब कम करना। ठीक है, ये आप लिखेंगे सेकंड पॉइंट में। इस टाइप से आप देखो जो मैंने पॉइंट आपको बताया, ठीक है, जो निम्नीकरण के पॉइंट बताए वो सब आपको यहाँ पर लिख देने हैं। ठीक है, क्या होता है REDD क्या होता है, तो 2 से 3 पॉइंट ही आपको सिर्फ यहाँ पर लिखना है। उसके बाद अपना क्या निष्कर्ष यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, क्या निष्कर्ष डालेंगे, निष्कर्ष आपको डालना है सभी जीवन पर आजीविका का समर्थन करने के लिए मौलिक निर्माण खंड है। भूमि के पुनरुद्धार से आपका मृदा के अच्छे स्वास्थ्य, भूमि की उत्पादकता में वृद्धि या खाद्य उत्पादन जो बेहतर है वो आजीविका का सही चक्र प्रारंभ यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर अपना निष्कर्ष दिखा देना। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या है 15 नंबर तक क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। तो मैं 16 नंबर क्वेश्चन आपको पार्ट 4 जो रहेगा वो मैं डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो इसके बाद जो पूरा हो जाएगा पार्ट, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा जो अभ्यास टेस्ट है वो भी आपको दिखा दूँगा क्या क्या क्वेश्चन वहाँ पूछा गया। ठीक है, तो कोई डाउट रहता हो तो नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। राइट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।